Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की और साथ साथ में रिकॉइलिंग ऑफ द गन. So these two major topics are very important for your class 11th और NEET and JEE examination. तो चलिए शुरू करते हैं without any wasting your time. ठीक है. So what is the laws of conservation of momentum? लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर ढंग से देखा जाए तो पहले वर्ड में आ रहा है कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव होना, बचे रहना, डिस्ट्रॉय नहीं होना. तो मोमेंटम का कंजर्वेशन, इसका मतलब मोमेंटम किसी सिस्टम का डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, कहीं पे वेस्ट नहीं हो रहा है. ठीक है. तो लॉज है इसका कुछ, वो पढ़ते हैं अभी. सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है. अभी मेरे पे कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे पे कोई फोर्स लग नहीं रहा है. ठीक है. सो एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम पे नहीं लगता है. मान लो कि आइसोलेटेड सिस्टम है, अभी रूम बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये आइसोलेटेड है. ऑफ अ कांस्टेंट मास, मास भी फिक्स होना चाहिए, मेरा मास कांस्टेंट है. ठीक है. द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट विद द टाइम. टाइम के साथ में हमेशा मेरा मोमेंटम फिक्स ही रहेगा. या फिर कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स चल ही नहीं रहा है. ठीक है. कार को अगर मैं एक सिस्टम मान लूँ, कार को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूँ, तो कार का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा अगर उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, अगर उसके ऊपर वेट नहीं लग रहा है, अगर उसके ऊपर कोई बाहर से कोई चीज़ रोक नहीं है, फ्यूल खत्म नहीं हो रहा है. तो इस तरह के सिस्टम को लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू dp/dt होता है. ठीक है. अब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं, F को जीरो रख दो तो dp/dt किसके बराबर आ जाएगा, जीरो. dt को है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dp किसके इक्वल आएगा, जीरो. जब ऐसा कोई वेरिएबल जीरो के इक्वल आता है तो हम इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट. तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है. बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर्स क्या है हमारा, जीरो है. ठीक है. मान लो कि सिस्टम में सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. हर एक पार्टिकल का अपना अपना वेट है, अपना अपना मास है, अपनी अपनी वेलोसिटी है, अपना अपना मोमेंटम है. ठीक है. तो उस सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उनका अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन हम ये लिख सकते हैं, पूरा मोमेंटम का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो यू कैन राइट इट एज P1 P2 P3 डैश 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 Pm इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 डैश 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 mn/vn विच इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है. तो एनर्जी कंजर्वेशन के जैसा ही है ये. जैसे एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्रिएट नहीं होती है. ठीक है. वैसे ही बस इसमें एक फर्क है, यहाँ पे फोर्स आ जाता है. तो मोमेंटम तब तक कंजर्व है जब तक ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. ठीक है. दिस इक्वेशन शोज दैट द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स फॉर अ क्लोज सिस्टम, किसी क्लोज सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स अगर एब्सेंस है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल में चेंज. एक्चुअल देखो, इस रूम में मैं चल के कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरा मोमेंटम बदल आ सकता है. ठीक है. बट अगर मैं इस पूरे सिस्टम की बात करूँ तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा. मैं इस रूम से बाहर की बात कर ही नहीं रहा, मैं इस रूम की बात कर रहा हूँ. तो आइसोलेटेड सिस्टम में पार्टिकल का इंडिविजुअली मोमेंटम चेंज हो सकता है, बट उन सभी इंडिविजुअली मोमेंटम का सम हमेशा एक कॉन्स्टेंट ही रहेगा. ठीक है. बहुत सिंपल सा है. अब तुम्हें एक रिलेशन बताता हूं कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स थर्ड लॉ के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ में कैसे वो आ सकता है. ठीक है. न्यूटन्स थर्ड लॉ में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो होते हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन के लिए दो चाहिए. मैं किसी चीज को थप्पड़ मारूंगा तो मेरे को कोई थप्पड़ मारने वाला एक होना चाहिए. ठीक है. मैं किसी को धक्का मारूंगा तो मेरे को लगेगी भी तो उसी एक इंसान से ही ना. तो वैसे, और अगर सपोज रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो रॉकेट की गैसेस पीछे जा रही है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, दो सिस्टम है. तो हम यहाँ पे एक दो सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करते हैं. टू पार्टिकल है, एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है क्योंकि लीनियर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में F0 है, वो नहीं लग रहा है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या लिखा जा सकता है, P1 P2 कांस्टेंट. उसकी जगह लिख सकते हो m1v1 प्लस m2v2 कांस्टेंट. डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इट कैन बी राइट इट एज m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt इक्वल टू 0. v1 तुम्हें पता है कि dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन. जब 1 है
तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, जब 2 है तो A2, तो M1 A1 M2 A2 इक्वल टू 0। M1 A1 को क्या लिख सकते हैं हम F1, M2 A2 को क्या लिख सकते हैं F2, जो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। F2 को, सॉरी यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाना भूल गए हम, चलो तो F2 को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, और ये स्टेट करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, अपोजिट को शो कर रहा है। तो रिलेशन पता पड़ा कैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन एक न्यूटन थर्ड लॉ को भी लेके आ सकता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट अगर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन का मतलब ये है जैसे कि आप अगर गन से फायर करते हैं तो फायरिंग के थ्रू बुलेट आगे जाती है, देन बुलेट जो है वो हमारे गन के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिससे गन पीछे की तरफ आती है। ये हर कॉन्सेप्ट में आता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ना, अगर सिस्टम का कंजर्वेशन है तो थर्ड लॉ आ गई, थर्ड लॉ आ गई तो सीधी सी मतलब है अगर गन आगे जाएगी, बुलेट आगे जाएगी तो बुलेट की वजह से गन भी पीछे आएगी। मिसाइल को आगे लॉन्च किया है तो मिसाइल लॉन्चर पीछे आएगा। ऐसे अपने पास में रिकॉइल होता है हर बात का, तो रिकॉइल एक्चुअल में फोर्स होता है। तो चले रिकॉइल ऑफ अ गन। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स और किक्स बैक। जब वो फायर करेगा तो गन पीछे आएगी, कंधे पे एक झटका लगेगा। एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट्स फॉरवर्ड मोशन, बुलेट आगे जाएगी और रिकॉइल पीछे की तरफ होगा। दिस इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, बुलेट जिस फोर्स से जाएगी उसी फोर्स को पीछे की तरफ लगना भी चाहिए। विच इज द लॉ ऑफ फिजिक्स दैट स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो मैं इतनी देर से समझा रहा था। ठीक है, इस डायग्राम में देख लेते हैं। एक इंसान जो है वो फायर कर रहा है, तो फायर कर रहा है तो ये बंदूक है, बंदूक की वेलोसिटी है गन की Vg, बुलेट की वेलोसिटी है Vb, गन का मास है mg और बुलेट का मास है mb। ठीक है, यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते हैं। जैसे फायर करेगा एक्शन किधर होगा, एक्सेलरेटेड आगे की तरफ, रिएक्शन किधर होगा, पीछे की तरफ। तो ये सारी चीजें मान ली। मास ऑफ अ गन mg, मास ऑफ बुलेट mb, वेलोसिटी ऑफ गन vg, वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb। ठीक है, सो द टोटल मोमेंटम क्या होगा बिफोर द फायरिंग द गन। बिफोर फायरिंग द गन तो जीरो होगा ना तो गन गई है कहीं पे, ना बुलेट फायर हुई है कहीं पे, मोमेंटम क्या है, जीरो है। तो बिफोर फायरिंग क्या है, मोमेंटम हमारा जीरो। बट आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या होगा, देखो गन का मोमेंटम होगा mg vg और बुलेट का मोमेंटम होगा mv vb, यही होगा। और इसको सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि है ना मोमेंटम कंजर्व्ड है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो mg vg प्लस mb vb। तो बाय द कंजर्वेशन हम क्या कह सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, मोमेंटम कहीं नहीं जाने वाला। तो जीरो को किसके इक्वल रख देते हैं, mg vg प्लस mb vb के रखा है यहाँ पे। इस पूरी टर्म को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो नेगेटिव में आ जाएगी, माइनस का साइन आ गया। वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ गन निकाली, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, रिकॉइलिंग वेलोसिटी। रिकॉइलिंग वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हो अगर तुम्हें मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट पता पड़ जाए तो। ठीक है, बस सिंपल सा था ये। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि बुलेट आगे जा रही है तो गन पीछे की तरफ आ रही है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल vg इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, राइट। तो यहाँ से रिलेशनशिप भी निकाला जा सकता है, vg इज प्रोपोर्शनल टू 1/mg। ठीक है, मास ऑफ गन अगर ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी ऑफ गन कम हो जाएगी। ठीक है, भारी गन रखोगे तो वो झटका कम देगी। ठीक है, और बुलेट छोटी होनी चाहिए उसके लिए, ये भी ध्यान रखना। लेकिन अगर मिसाइल की बात करें, पर हाँ मिसाइल में भी फिर वो हैवी लोडेड मिसाइल्स लॉन्चर रखा करता है ताकि मिसाइल का जो झटका लगे कम से कम हो। सो हायर द मास ऑफ द गन द लेसर द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ द गन। ठीक है, बहुत प्यारा सा था। तो अभी हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, एक तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिस्टम का जो पूरा के पूरा मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। सेकंड हमने पढ़ा रिकॉइलिंग ऑफ गन, जहाँ पे हमने एक्शन और रिएक्शन का एक एग्जांपल लेके ही समझा इसको। ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल था। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और वीडियो यहाँ तक देखिए तो उसके लिए थैंक यू। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और
उन दोस्तों को भेजिए जिनको है ना IIT JEE नीट क्रैक करना है, ठीक है। मैं उनके लिए सारा कॉन्सेप्ट लेके आना वाला हूँ। रिसेंटली मैं अभी पेपर्स पे भी वर्क कर रहा हूँ, कैसे पेपर सॉल्व करवाने, PYQs और वो सब। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लेके आऊँ, और सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द QR कोड ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अस देन यू कैन ऑल्सो सपोर्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।